Hello students, in today's video lecture we will be talking about the various mechanism of tachyarrhythmia. Means as we have discussed in the previous video lecture, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं वीडियो लेक्चर में सारी एरिथमिया के टाइप्स को, लाइक हम एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन जो एट्रिया के पार्ट में थी, और हम नोडल एरिथमिया में नोडल ब्लॉक की भी बात कर चुके हैं, और हम बात कर चुके हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर। हम सारी एरिथमिया को टाइप्स को पढ़ चुके हैं। अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि उन एरिथमिया की जो मैकेनिज्म है, कौन सी मैकेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है एरिथमिया के लिए, और बेसिकली हम बात करेंगे टैकीएरिथमिया की, क्योंकि टैकीएरिथमिया के लिए जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होंगी उन मैकेनिज्म्स को अगर हम ब्लॉक करते हैं तो हमारी कंडीशंस होगी किसकी, ब्रैडीएरिथमिया की। तो हम बात करेंगे टैकीएरिथमिया को, हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में। तो बेसिकली द टैकीएरिथमिया आर the mechanism that are responsible for the tachyarrhythmia are basically three mechanisms. The one mechanism which is increased automaticity, second mechanism is triggered automaticity, and the third mechanism is re-entry phenomena. One by one we will discuss in detail. So first mechanism, these three mechanisms are actually responsible for tachyarrhythmia. So one by one we will discuss in detail. What is increased automaticity? First we have to discuss automaticity, then we will define how the increased automaticity is responsible for tachyarrhythmia. Like as we have discussed, the quality of automaticity is found in the heart, in the heart system in SA node, AV node, Vanderlaffiche and Purkinje fiber. But the main pacemaker which is responsible for inducing their impulse, because हमारे जो हार्ट सिस्टम में होता है, लाइक SA नोड, AV नोड, Vanderlaffiche एंड पुरकिंजे फाइबर, सब के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक बीट जनरेट कर सकें, और वो बीट जनरेट कर सकें, लेकिन हम ऐसे नोड को ही पेसमेकर बोलते हैं, अदरवाइज सबको लेटेंट पेसमेकर बोलते हैं। उसका रीजन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम ऑटोमेटिसिटी को सिर्फ स्पेसिफाई करें ऐसे नोड के लेकर। तो लाइक हम अगर ऐसे नोड में जो बीट जनरेशन है अप्रोक्सीमेटली 50 to 90 बीट पर मिनट, राइट, 50 to 90 बीट पर मिनट। अगर हम बात करते हैं एट्रिया की, तो एट्रिया में जो बीट जनरेशन है अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 बीट पर मिनट, एवी नोड में 40 to 60 बीट पर मिनट, सेम एट्रिया और एवी नोड में सेम। इफ वी टॉक अबाउट द Vanderlaffiche एंड वेंट्रिकल एंड पुरकिंजे फाइबर, इट इज अबाउट 15 to 40 बीट पर मिनट। तो इससे हमको क्या आइडिया लगा, देखिए इससे हमको ये आइडिया लगा कि जब हमारे जो ओवरऑल बीट जनरेशन जो रिदम है बीट पर मिनट, वो सबसे मैक्सिमम किस पे है, ऐसे नोड पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 50 to 90। तो जब 50 to 90 बीट पर मिनट ऐसे नोड में सबसे ज्यादा है, चूंकि है तो सब में, लेकिन सबसे ज्यादा किस में है, ऐसे नोड में, तो ओवरऑल जो ओवरवेल्म्ड कर जाएगा, जो सिर्फ उसी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और सारी चीजें जो कम है वो सप्रेस हो जाएंगी उसकी वजह से, तो वो है ऐसे नोड। तो मेनली जो ये जो काम करेंगे, ये किस तरीके से काम करेंगे, Vanderlaffiche और पुरकिंजे फाइबर और अदर सिस्टम लेटेंट पेसमेकर की तरह, लेकिन जो मेन पेसमेकर होगा वो होगा ऐसे नोड, क्योंकि बीट पर मिनट वहां पे सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं, जब मेन पेसमेकर हमारा ऐसे नोड हो गया, तो पेसमेकर ऐसे नोड है, इट मींस इट हैज कैपेबिलिटी टू जनरेट इंपल्स, खुद के अंदर स्पॉन्टेनियस इंपल्स जनरेट करने की इसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। तो उस कैपेबिलिटी को जो हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिसिटी। और अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, तो एट वी हैव द डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द ऐसे नोड इंपल्स जनरेशन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस लेक्चर। तो आप वहां पे प्रीवियस वीडियोस में जाके ऐसे नोड का डिटेल देख सकते हैं, किस तरीके से कौन से आयंस इन्वॉल्व हैं उसके डिफरेंट फेजेस में इंपल्स जनरेशन के। लेकिन शॉर्ट में हम इसको रिलेट करेंगे इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी से, और इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी को टैकीएरिथमिया से। लाइक हम बात करते हैं, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द ऐसे नोड इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड द -60 मिलीवोल्ट, एंड इन द -60 मिलीवोल्ट दीज
funny currents and the calcium channel, transient calcium channel are responsible for taking this minus 60 towards the minus 40. Once the minus 40 will be achieved, there will be automatically the opening of what? Opening of voltage dependent calcium channel. And these voltage dependent calcium channel responsible for depolarizing the impulse, means there will be zero phase. तो what we have studied up to now कि जो the depolarization of SA node is dependent on calcium, and from the resting membrane potential, this value, this is threshold potential अप टू -40. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि जैसे ही इंपल्स एक बार -40 पे पहुंचती है, -40 जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो सेंस कर लेते हैं कि वोल्टेज कहां पे पहुंच चुका है, -40 पे, और जब -40 पे पहुंच चुका है तो ओपन हो जाएंगे वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल. तो कैल्शियम आपको इंस्टेंट क्या मिलेगा? फेज जीरो डीपोलराइजेशन. तो अगर ऑटोमेटिसिटी का ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको आप कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में डिटेल से देख सकते हैं वहां पर जाकर. अगर हम शॉर्ट में बात करें कि अगर ये इस ऑटोमेटिसिटी के डिफरेंट फेजेस हैं, फेज 0, फेज 3, लाइक फेज 4, फेज 0 एंड फेज 3. अब सेम डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, देन अगेन दीज आयंस इन्वॉल्व, देन अगेन डीपोलराइजेशन ड्यू टू कैल्शियम अगेन. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ SA नोड का. अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिसिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे. तो आप खुद से ही समझ सकते हैं कि अगर हम यहां पर लाइक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -60 मिली वोल्ट, थ्रेशोल्ड कितना है, -40, डीपोलराइज इंस्टेंट डीपोलराइजिंग इवेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल वोल्टेज है वो कितना है, -40. तो अगर हम किसी भी तरीके से या तो हम इसके स्लोप को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, या तो हम इसके स्लोप को इंक्रीज कर दें, या तो ये जो -60 की वैल्यू है इसको -40 के और पास ले जाएं. इट मींस यहां कहीं पर ले जाएं. तो ये ओवरऑल डिस्टेंस इसकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से क्या हो गई, अब कम हो गई. इससे दो चीजें समझ में आई. अगर आप अगर आप इसके स्लोप को बढ़ा रहे हैं तो आपको इंपल्स जो मिलने वाली है वो इस तरीके से, ये. तो जहां पर आपको 2 इंपल्स मिलनी थी, ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, वहां पे अब आपको कितनी मिली, 3 इंपल्स मिली. इट मींस आपने ऑटोमेटिसिटी को इंक्रीज कर दिया बाय इंक्रीजिंग द स्लोप. तो स्लोप इंक्रीज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आयन थे, अगर इन आयंस की अवेलेबिलिटी ज्यादा यहां हो जाती है तो स्लोप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. लाइक अगर नॉर्मली बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो म्यूचुअली हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, वो इसी जो फेज 4 है, फेज 4 को हम बोलते हैं डायस्टोलिक रीपोलराइजेशन. तो डायस्टोलिक रीपोलराइजेशन के स्लोप को इंक्रीज करके, लाइक आप अगर ये लाइन एक ऐसे करते हैं तो इसमें अभी स्लोप कितना है, सबसे कम है. अगर इस लाइन को मैं इस तरीके से कर दूं, इट मींस मैंने स्लोप को बढ़ा दिया. तो स्लोप को यहां अगर इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी जल्दी डीपोलराइजेशन इवेंट आपको जल्दी अचीव हो जाएगा. इट मींस आपकी क्या बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिसिटी. तो आपकी ऑटोमेटिसिटी एक इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, जो कि बढ़ाने का काम करता है मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द स्लोप ऑफ डायस्टोलिक फेज 4 डीपोलराइजेशन. अब हम बात करेंगे अगर हम यहां पे इस तरीके के कंडीशन क्रिएट करते हैं, लाइक हम सारे पॉइंट्स यहां पे ऑलरेडी लिखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट आपको बताने के लिए मुझसे मिस ना हो. लाइक ANS टोन यहां पे लिख रखा है क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, वो इसी तरीके से रेगुलेट करते हैं. फेज 4 को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर देता है. अब अगर हम बात करें, एक पॉइंट तो इस स्लोप वाला हो गया. दूसरा पॉइंट है कि अगर इस -60 पे RMP को आने ही ना दिया जाए, इट मींस उसको कहां पे अप्रोक्सीमेटली रहने दिया जाए, अप्रोक्सीमेटली -50 या -55, तो हम बात करेंगे कि वो ज्यादा पास में है किसके, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के, जो कि -40 मिली वोल्ट है. तो ये सिचुएशन हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, अगर आप लेट सपोज हाइपोकैलीमिया की सिचुएशन है, मींस पोटेशियम आयन का लेवल कम है,
तो पोटेशियम आयन का जब लेवल कम होगा, चूंकि पोटेशियम आयन जितना ज्यादा पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम का नेगेटिविटी टुवर्ड्स नेगेटिव आयन ज्यादा होगा, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता जाएगा अगर पोटेशियम चैनल ओपन है। अगर पोटेशियम चैनल ओपन ही नहीं है, इट मींस या तो हम कह ले पोटेशियम चैनल ओपन नहीं है, या तो हम कहते हैं पोटेशियम चैनल का लेवल कम है। इट मींस स्टेट कौन सी है? हाइपोकैलेमिया। अगर हाइपोकैलेमिया की स्टेट है तो ये इधर की तरफ शिफ्ट ही नहीं होगा, नीचे की तरफ, मतलब मोर नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। इट मींस रहेगा किधर? टुवर्ड्स समवेयर टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। इट मींस हम कह सकते हैं टू नियर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और जितना ज्यादा नियर होगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के, उतना ज्यादा चांसेस किसके होंगे? फास्ट डिपोलराइजेशन के। फास्ट डिपोलराइजेशन अगेन जब अचीव होगा फेज 0 में, तो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके? इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी की। सो दीज आर द बेसिक मैकेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल, द आयनिक लेवल मैकेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ऑटोमेटिसिटी। तो अगर ये चीज अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये कॉज करती है क्या? नोड एरिथमिया को, टैकी एरिथमिया को। जितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड आपकी बीट अगर ज्यादा स्टार्ट हो गई तो आपकी वो क्या हो जाएगा? एरिथमिया का पार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो इसमें कोई पॉइंट आपका इस्कीमिया की कंडीशन में भी ऑटोमेटिसिटी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? उसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इस्कीमिक अगर आप किसी सेल को कहते हैं तो इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट सेल, मींस देयर इज समथिंग लाइक occlusion in there in the inner diameter of that particular cell. So अगर inner diameter में पर्टिकुलर सेल में इस्कीमिक है, या आप उसको किसी तरीके से क्लम्प कर रहे हैं उस सेल को, तो इट मींस यू आर गोइंग टू डिग्रेड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर सेल। आप उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इस्कीमिक कंडीशन प्रोवाइड करा के। तो अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक होती है तो उसके अंदर कैल्शियम का level of calcium in the cytosol will increase, and the increased level of calcium will again result into the fast depolarization, increased automaticity. तो कई सारी कंडीशन है, लाइक इंक्रीज इन स्लोप, शिफ्टिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, हाइपोकैलेमिया, इस्कीमिया, लेवल ऑफ कैल्शियम, यू हैव टू रिलेट विद लेवल ऑफ कैल्शियम। और इस पॉइंट को इसलिए लिखा है क्या कि आपका स्लो जो है फेज 3, अगर आप हाइपोकैलेमिया में है मींस पोटेशियम का लेवल कम है, तो जो स्लेप फेज 3 का है, फेज 3 किस आयंस की वजह से है रिपोलराइजेशन? पोटेशियम आयन की वजह से। अगर पोटेशियम का लेवल कम है मींस हाइपोकैलेमिया की स्टेज है, तो भी आपकी यहां से रिलेट करके बताएंगे कि वो क्या करेगी? इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी। या तो आप फास्ट फेज 4 कर दो स्लोप बढ़ाकर। तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी। ये आपके सारे पॉइंट्स इतने क्लियर है। ये चीज लिखी है, ड्राइविंग डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन टुवर्ड्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ ले जाना, जो हम पोटेशियम की बात करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी। आई होप कि आपका इतना क्लियर होगा। नाउ देयर इज सेकेंड टाइप ऑफ द एरिथमिया दैट इज caused by triggered mechanism. What is triggered mechanism? When we look at the ventricular action potential, we find that the refractory period, and this refractory period is denoted by the area between this area. This is effective refractory period. Effective refractory period क्या होता है कि अगर आपकी कोई सेल एक्साइट हुई तो वो जब तक रेस्टिंग स्टेट में नहीं आएगी वो दोबारा से एक्साइट नहीं हो सकती। तो जब दोबारा से एक्साइट नहीं हो सकती तो उस फेज को हम बोलते हैं जिसमें वो दोबारा से सेल एक्साइट ना हो, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। तो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? लाइक दिस मेनली हियर द डिपोलराइजिंग आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर इज कैल्शियम, और यहां पे कौन सा होगा? देयर विल बी सोडियम, वोल्टेज डिपेंडेंट मैकेनिज्म। फेज 2 इज, अब इसके डिटेल में यहां पर नहीं जा रहे हैं, आप इसके वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, प्रीवियस जो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का वीडियो है उसमें हम यहां पे इस चीज की बात करेंगे कि लाइक दिस प्लेटिव फेज इज मेंटेन्ड बाय द इनफ्लक्स ऑफ द आउटफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। और जैसे ही कैल्शियम चैनल क्लोज होगा, द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल विल लीड टू रिपोलराइजिंग इवेंट,
and again there will be phase 4, again there will be action potential, right? The triggered automaticity can be of delayed early after depolarization और इट इज डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। मतलब जो ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी है वो दो तरीके की होती है, या तो अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन होगी या तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। अब ये दोनों का मायने क्या है? अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, देखिए अगर वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल ये है और वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में जो डिपोलराइजिंग इवेंट है वो कहां पर है? ये है। तो डिपोलराइजिंग इवेंट के बाद जो मैक्सिमम चांसेस हो जहां पे दोबारा से डिपोलराइजिंग इवेंट हो सके, लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे हम इस फेज में अभी ये ईआरपी की स्टेज में है, लेकिन जैसे ही फेज 3 के नीचे इंपल्स जाएगी तो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि आ रही हो टुवर्ड्स किसके? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, तो मे बी चांसेस यहां पे इंपल्स दोबारा जनरेट हो सके, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। तो फेज 3 में, ड्यूरिंग द फेज 3 अगर कोई ऐसा आयनिक मॉड्यूलेशन हो जिसकी वजह से लाइक यहां पे अगेन नीचे ना आके रिपोलराइजिंग इवेंट ना होके फिर से क्या हो जाए आपका? डिपोलराइजेशन, तो आप इसको बोलोगे, चूंकि ये डिपोलराइजेशन के जस्ट बाद हुआ है और पूरा कंप्लीट रिपोलराइजेशन के पहले हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। तो अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन कब होता है? देखिए यहां पे दो आयन इन्वॉल्व है, यहां पर जो इन्वॉल्व थे कैल्शियम और पोटेशियम इन्वॉल्व थे, इक्विवेलेंस मतलब बैलेंस था दोनों में, लेकिन जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया, पोटेशियम चैनल ओपन था, तब रिपोलराइजेशन का फेज हुआ। लेकिन अगर बाई चांस इफ वी इंड्यूस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन दिस फेज, कैल्शियम का अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो अगर हम कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो देयर में बी चांसेस ऑफ फ्लक्स डिपोलराइजिंग इवेंट। अगर हम कैल्शियम का इंस्टेंट लेवल यहां बढ़ा देते हैं तो अगेन देयर विल बी डिपोलराइजेशन। तो चूंकि इसे क्या बोलेंगे हम? बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम वी हैव इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ द अर्लियर डिपोलराइजेशन, इंड्यूसेस द अर्लियर डिपोलराइजेशन। क्योंकि डिपोलराइजेशन कहां पे होता है? इसके बाद होता नॉर्मली इस तरीके से, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? पहले कर दिया। तो ये हो गया अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन में जो अब देखिए फिर बाद में दोनों को रिलेट करेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन देखते हैं। डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में हम बात करते हैं कि अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन को हम फेज 3 में दिखाते हैं, ये फेज 3 का पार्ट है, लेकिन डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन तब इवेंट होता है जब रिपोलराइजेशन का पूरा इवेंट खत्म हो चुका हो। तो कई बार यहां पे चांसेस होते हैं फिर से इंपल्स जनरेट करने की, पूरा कंप्लीट ना हो और फिर से इंपल्स बन जाए, मतलब जितना ये ड्यूरेशन है इसका वो कंप्लीट ना हो और फिर से इंपल्स जनरेट हो जाए। उसकी वजह क्या होगी? उसकी मेनली वजह होती है कि लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन या इस्कीमिक सेल में, या तो आपका एड्रिनल स्ट्रेस हो, तो ये सारी कंडीशन ओवरऑल अगेंस्ट फिर से ये कंडीशन आएगी, किसके लेवल को इंक्रीज करती हैं? ये सारी कंडीशन लेवल को इंक्रीज करती हैं किसके? कैल्शियम। दोनों जगह इन्वॉल्व है कैल्शियम, लेकिन जब कैल्शियम फेज 3 में रिस्पॉन्सिबल हो न्यू एक्शन पोटेंशियल के लिए बिफोर द नॉर्मल डिपोलराइजिंग इवेंट, तो उसको बोलेंगे अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। और डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन किसको बोलेंगे? जब ये फेज 3 कंप्लीट होने के बाद फेज 4 में पहले कहीं पे, इट मींस यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे होना चाहिए, पहले यहां कहीं पे अगर फिर से डिपोलराइजिंग इवेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। लाइक तो आपका अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन और डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, ये चीज क्लियर हो गया। फिर से इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं अपन। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन मींस अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन के जस्ट पहले, किस फेज में? फेज 3 में। डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन के बाद में, मतलब इससे कंपेयर कर रहा है, इसके बाद में, कहां पे? लास्ट फेज 4 में। तो ये आपका है अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन एंड डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। अब हम बात करेंगे री एंट्री। री एंट्री मैकेनिज्म को लेके अपने आप में ही ऑलमोस्ट जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा
कई बार मे बी चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको जो भी आपका सारा, अगर आप ये वाला अभी अगर पूरे टाइम बने रहते हैं तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, तो हम बात करेंगे जैसे लास्ट मैकेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्यरिथमिया इज री एंट्री। री एंट्री में हम बात क्या करेंगे, री एंट्री को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि री एंट्री को आप कौन कौन सी मिनिमम चीज़ें हैं जो री एंट्री के मैकेनिज्म, अगर वो चीज़ें होंगी तभी री एंट्री के मैकेनिज्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम एक नॉर्मल मैकेनिज्म पहले देखते हैं। ऐसे नोड इम्पल्स सेंड्स टू द AV node, through the AV node bundle of agent Purkinje fiber, इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म होती है। Let's suppose there is a chance that in any part of the atria or any part of the ventricle start generating ectopic beats, as we know कि सारी हार्ट के अंदर सारे मायोकार्डियम में कैपेबिलिटी होती है कि इंपल्स को जनरेट कर सके। तो अगर हम ये केस लेते हैं कि यहां पे जो मसल है वेंट्रिकल की, वो क्या कर रही है, बीट जनरेट कर रही है, इंपल्स। और ये इंपल्स, चूंकि जब ये इंपल्स यहां से ट्रेवल किया, तो जब ये इंपल्स ट्रेवल किया तो मीन टाइम में ही इनका क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। इंपल्स यहां ट्रेवल कर रही है तो ये चीज का क्या हो रहा है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन। और जब इंपल्स यहां से ट्रेवल कर रही है बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर से, तो उस समय पैरेलली क्या होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। तो अगर ये इंपल्स जनरेट कर रहा है और उसी समय ये वेंट्रिकल क्या है, डीपोलराइज है, तो डीपोलराइज है, इट मींस वो दोबारा से रीएक्साइट नहीं हो सकती, तो ये इंपल्स के कोई मायने नहीं है। लेकिन इसको अगर कोई ऐसा पाथवे मिलता है कि यहां पे जैसे इंपल्स यहां पे क्या है, नहीं है, इट मींस ये रेफ्रैक्टरी नहीं है, तो ये ट्रांसफर कहां चली जाएगी, इंपल्स इस पाथवे में। और इस पाथवे में जब जाएगी तो फिर से ये क्या होगा, जब रिटर्न होगी तब तक इसकी रेफ्रैक्टरीनेस खत्म होगी और फिर से यहां पे क्या बना लेगी, पाथ बना लेगी। इसको अगर इनलार्ज करते हैं तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, 3 चीजें हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगी री एंट्री के लिए। सबसे पहले सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल चीज है क्रिटिकल टाइमिंग। क्रिटिकल टाइमिंग कैसे, वो अभी जस्ट रिलेट करते हैं। उसके बाद है प्रीमैच्योर बीट का होना जरूरी है, क्योंकि प्रीमैच्योर बीट नहीं होगी तो नॉर्मल कंडक्शन तो हमारा चल ही रहा है, उसमें कहीं हम एरिथमिया की बात नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन में हमारी प्रीमैच्योर बीट होना चाहिए। उसके बाद एक्सेसरी पाथवे होना चाहिए। एक्सेसरी पाथवे इट मींस ये जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है, इसके अलावा कहीं पे कुछ सर्किट बनेगी। ऐसा नहीं कि सर्किट इसी के अंदर बन जाएगी, उस सर्किट में इन्वॉल्व क्या होगा, नॉर्मल कंडक्शन पाथवे प्लस अदर पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम। तो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे में मेनली एसए नोड, एवी नोड, वहां पे कैसा कंडक्शन है, स्लो कंडक्शन है। और एट्रिया और वेंट्रिकल में बात करें तो फास्ट कंडक्शन है। तो वो 2 चीजों को आपको पैरेलली रिलेट करना पड़ेगा। एक तरफ आपको दिखाना पड़ेगा कि यहां पे हमारा कंडक्शन कैसा है, फास्ट कंडक्शन है, और एक तरफ आपको दिखाना पड़ेगा यहां पे कैसा है, हमारा स्लो कंडक्शन है, राइट। तो अब नॉर्मल देखते हैं, 2 कंडीशन है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कंडीशन को, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी। एक तो क्रिटिकल टाइमिंग, वो अभी हम रिलेट करते हैं। प्रीमैच्योर बीट, पहले हम नॉर्मल बीट की मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। लेट सपोज यहां पे नॉर्मल बीट आई ऐसे नोड से, और ये जब नॉर्मल बीट आई तो नॉर्मल बीट फास्ट पाथवे में गई फास्टली, और इधर से ये बीट किस पाथवे में गई, स्लो पाथवे में। इसका क्या है, शॉर्ट रिफ्रैक्टरी है और इधर लॉन्ग रिफ्रैक्टरी है। स्लो पाथवे में गई लाइक दिस, तब तक ये ट्रेवल करके यहां पे इस तरीके से आ चुकी होगी। तो ओवरऑल जो यहां अल्टीमेट रिजल्ट हमको मिल रहा है वो नॉर्मली मिल रहा है। हमारा ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली फास्ट चैनल के थ्रू फास्टली इंपल्स ने ट्रेवल किया और वो रिजल्टेंट उसका हमारा नॉर्मल वही इंपल्स मिली जो हमारी ऊपर से आई थी, सेम उसकी इंटेंसिटी। लेकिन अब अगर हम इधर बात करें तो यहां पे क्या हुआ, सेम इंटेंसिटी थी, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारा नॉर्मल रिजल्टेंट हमको यहां पे मिल गया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एक केस ऐसा है, हम बात करते हैं यहां पे कि अब जो बीट आ रही है ये कैसी है, प्रीमैच्योर बीट है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। प्रीमैच्योर बीट होना चाहिए। प्रीमैच्योर बीट था, हमने एक्सेसरी पाथवे को ऐड ऑन किया, और एक्सेसरी पाथवे से अब क्रिटिकल टाइमिंग कैसे रिलेट करेंगे। तो प्रीमैच्योर बीट हमारी अगर आ रही है, इधर हमारा स्लो पाथवे, राइट, स्लो पाथवे में आ रही है,
और इसकी टाइमिंग इस तरीके से है कि जो हमारा फास्ट चैनल था वो हमारा क्या था, रिफ्रैक्टरी था। रिफ्रैक्टरी था तो क्या ये बीट इधर ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो ये जो स्लो चैनल है, ये जो मतलब स्लो चैनल के थ्रू हमारा स्लो कंडक्शन हो रहा है, यहां पे क्या होगा, ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, राइट। इस डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेगी तो अब जब तक ये इस डायरेक्शन में यहां ट्रेवल कर रही थी, उसी बीच इसकी रिफ्रैक्टोरीनेस जो पीरियड था वो क्या हो गया, एंड हो गया। जैसे ही रिफ्रैक्टोरीनेस पीरियड एंड हुआ तो ये बीट क्या हो गई यहां पे, अब इसमें ट्रेवल कर लेगी क्योंकि रिफ्रैक्टोरीनेस नहीं है। क्योंकि ये बीट जब यहां आ रही थी तो ये रिफ्रैक्टरी था ये पार्ट, जैसे ही यहां गई तो इसकी रिफ्रैक्टोरीनेस खत्म हो गई तो इसने यहां ट्रेवल कर लिया, और जैसे ही ये रिटर्न होकर फिर यहां आई तो इसकी रिफ्रैक्टोरीनेस खत्म हो गई, तो ये फिर से सेम ये कंडीशन स्पीडली क्या होगी, एड ऑन हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या बन जाएगी हमारी एक री एंट्री सर्किट। तो री एंट्री सर्किट का एक नॉर्मल मैकेनिज्म, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्रिटिकल टाइमिंग। इंपॉर्टेंट तीनों चीजें हैं, विदाउट किसी एक भी चीज को अगर रिमूव करते हैं तो वहां पर री एंट्री की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। देयर मस्ट बी क्रिटिकल टाइमिंग। क्रिटिकल टाइमिंग का मतलब है कि जो प्री मैच्योर बीट आ रही है, या तो वो जब फास्ट पाथवे में जाती है या स्लो पाथवे में जाती है, तो उसको एटलीस्ट वो रिफ्रैक्टरी पीरियड से बाहर उस टिश्यू को मिलना चाहिए ताकि वो इस पे आसानी से इंपल्स ट्रेवल कर सके। तो क्रिटिकल टाइमिंग, प्रीमैच्योर बीट और एक्सेसरी पाथवे। एक्सेसरी पाथवे का मीनिंग इतना था कि एक तरफ शॉर्ट कंडक्शन को दिखाएंगे, एक तरफ फास्ट कंडक्शन को। तो आई होप कि आपको क्लियर समझ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द री एंट्री मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच।